बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़े हैं। मैं मेहमान तो थोड़ा बहुत एक थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। मैं कहूँगा कि मेरे दो सुपर इंस्पायरिंग टीचर हमारे साथ जुड़े हैं। और आप दोनों को मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत नज़दीकी से आपके काम को और बच्चों के साथ जैसे आप काम करें उस चीज़ को मुझे देखने का अवसर मिला है। अ, आज जो विषय जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है कि इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा। और इस थीम पर आधारित मैं बात करूंगा। तो पहले नंबर की कि क्या महसूस हो रहा है इस लॉकडाउन के अवधि, एक शिक्षक के नाते किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को। अच्छा सरिता लग मैम। रहा है सर। जी जी। अच्छा लग रहा है सर। हम लोग भी इस लॉकडाउन में बहुत कुछ साथ साथ में सीख रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को। हम्म। कठिनाइयां तो हैं, लेकिन इस कठिनाइयों से हम लोग काफी कुछ सीखते हुए बच्चों को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग की आई थी कि एकाएक स्कूल बंद हो जाने से बच्चों का हम हमारे पास मोबाइल नंबर ही नहीं था। क्योंकि 13 को एकाएक शाम को मतलब आया कि स्कूल बंद हो जाएगा, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन फिर हम्म। भी संजोग था कि हम लोग एक साल पहले ही बच्चों का कुछ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल था। वो उस हम्म। लॉकडाउन में काम आया। और उस पे हम लोगों ने पहले तो कुछ इंतजार किए एक हफ्ते कि शायद स्कूल खुले, लेकिन लगा कि जब नहीं खुलेगा तो वो जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था बच्चों वाला वो काम आया। फिर उस बच्चों पे हम लोग उस पर थोड़ा पढ़ाना शुरू किया और उन्हीं बच्चों से उनके आसपास बच्चों का नंबर लेना शुरू किए। फिर जी। जुड़ते जुड़ते काफी बच्चे अब हमारे पास हो गए हैं। और समस्या ये है कि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, छोटा वाला फोन है। लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करके हमारी टीचर्स जो है छोटे वाले मोबाइल पे सुबह पढ़ाती हैं, उन्हें काम देती हैं। और फिर शाम को फोन करके वापस उसी छोटे वाले मोबाइल से कॉन्फ्रेंस कॉल से 4-5 बच्चों को एक साथ जोड़ती हैं और फिर उससे आंसर लेती हैं। तो एक चुनौती है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से उस चुनौती को कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। काफी फायदा है, बच्चे खुश है, पेरेंट्स खुश है। सबसे बड़ी बात तो पेरेंट्स खुश है। एक दिन की बात मैं बताऊं कि एक बच्चे ने मैडम एक बच्चे को पढ़ा रही थी और बगल वाला जो कॉन्वेंट वाला बच्चा जो पढ़ता था वो उनसे मोबाइल लेके पूछ रहा था कि मैम केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है क्या। तब हम्म। आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये बात भी है। तो मैम बोली कि नहीं बेटा, तुम पढ़ना चाहो तो हमसे पढ़ लो, अगर तुम्हारी मैम नहीं कर रही हैं। तो वो बच्चे भी हम्म। पढ़ते हैं। और नीलम हम्म। मैम हमारे यहाँ उनके यहाँ भी 3-4 बच्चे, मतलब बगल वाला बच्चा जब देख रहा है कि उसकी माँ देख रही कि इसका बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ा बैठा दिए और अपना नाम करी कि मैं कॉन्वेंट से कटवा के आपके विद्यालय में लिखवाऊंगी, अब मेरा हम्म। बच्चा आपसे ही पढ़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया। मतलब कहते हैं ना कि कुछ खोया तो कुछ पाया। लॉकडाउन ने कुछ खोया जरूर, लेकिन हम लोगों ने पाया भी है। बहुत बढ़िया। थैंक तो यू। अभी जो हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं तो मैं जस्ट मैं परिचय अति उत्साह में भूल गया कि हमारे साथ और भी लोग भी जुड़े हैं जो जी जी। आप उनसे परिचित होंगे। और जो नहीं परिचित है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो शिक्षक हैं आप दोनों प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर हैं। मैडम जो सरिता मैम है आप प्राइमरी स्कूल जो इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ऐसे उत्तर प्रदेश में खुले हैं उनमें से एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल मडुआडी, वहां पे आप प्रधानाध्यापक हैं, हेड टीचर हैं। और हमारे बीच में रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। आप भी प्राइमरी स्कूल भिटारी में प्रधानाध्यापक, हमारे पास स्कूल लीडर हैं। और आप लंबे समय से क्रिएटिव इनोवेटिव चीजों के लिए जाने जाते हैं। और रविंद्र जी को तो मैं व्यक्तिगत आमने सामने से बधाई देना चाहता हूं कि अभी आपने आपके बहाने हम सब ऐसा फील कर रहे थे कि हम सबका सम्मान हो रहा है। तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सरिता मैम जो बातें धन्यवाद। शेयर कर रही थी उसमें एक जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि आज के दिन में कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो लर्निंग से जी कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे डिवाइस नहीं है। जो कनेक्शन की बहुत सारे इश्यूज हैं। अ, उन बच्चों के घरों में बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो मेरा सवाल है रविंद्र जी से कि सर आप एक स्कूल लीडर के नाते आप कैसे उन बच्चों को पढ़ाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही समस्याग्रस्त हैं, खुद ही परेशानियों के साथ एक तरह से उनका एक वास्ता है, कैसे उनको इंगेज करने की। सर, हम लोग यह मान के चलते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, माने कुछ भी करना न करने से बेहतर है। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि प्राथमिक विद्यालय में भी ऑनलाइन शिक्षण हो सकता है।
कभी कोई अगर सामान्य तौर पे सोचा कल्पना कभी कोई नहीं किया था। बहरहाल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी आई उसके पहले ही जो काम करने वाले हैं वह शुरू कर दिए थे, हमारा लागू हुआ शिक्षण के लिए। और 15 अप्रैल से बीएसए सर का आदेश आया कि ऑनलाइन शिक्षण करना है। लेकिन जो करने वाले शिक्षक हैं, हम लोग 2 अप्रैल को ही प्रदेश स्तर पर मीटिंग लिए थे कि नहीं, इस लॉकडाउन में बच्चों का शैक्षिक नुकसान न हो, जहां संभव हो प्रयास किया जाए। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, आप जानते हैं सर, और बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर कम है। जो है भी, लॉकडाउन जब तक पूरी तरह था तब तक तो ठीक था। जहां कुछ खुला, अभिभावक भी कुछ न कुछ रोजी रोजगार के चक्कर में चले जाते हैं, तो दूरी बनने लगी। लेकिन हम लोग उसी में मैनेज करते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि अभिभावक कब घर पहुंचते हैं। जैसे 2 बजे के बाद लॉकडाउन समाप्त शुरू हो जाता है, तो 2 बजे के बाद अभिभावक घर आ जाते हैं, तो हम लोग अब 2 बजे के बाद बच्चों को कॉल करते हैं। और इस तरह से व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल पाता है तो फोन कॉल से ही कनेक्ट होते हैं बच्चों से, और सुबह क्वेश्चन दे दिया जाता है, शाम को उसका आंसर दिया जाता है। तो अगर 30-35%, 40% भी बच्चे जुड़ गए हैं हमसे, तो माने ये है कि 100% नहीं, लेकिन 40% बच्चों को हम लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो यही एक प्रयास शुरू किया गया है, और यह प्रयास एक सेल्फ मोटिवेशन से हुआ है। शासनादेश तो बाद में आया, इसके लिए किसी शासनादेश की जरूरत नहीं। सरिता मैम बैठी है वहाँ, ये भी बहुत पहले शुरू कर दी। और पहले हम लोग इन चीजों को ग्रुप में शेयर करने से डरते थे जब तक आदेश नहीं आया था। जी सर, बिल्कुल। नहीं हो सकता है नेगेटिव चीजें जा रही, तरह तरह की चीजें हैं, समाज में रहना है, तो ये होगा कि बहुत एडवांस चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग धरातल पे काम शुरू कर दिए थे, भले उसको फोकस में न लाए हों। तो यही शुरुआत का ध्येय यही था कि बच्चों को कुछ न कुछ शुरू किया जाए। तो रविंद्र जी की बातों से मुझे 2 चीजें डिकोड कर रहा हूं कि एक तो है कि बहुत ऑनेस्टली ये स्वीकार कर रहे हैं कि सभी बच्चे हमारे साथ संपर्क में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप इन दिक्कतों को किस तरीके से देख रहे हैं, और आप अपने यहाँ पर, और खास करके और भी कुछ उदाहरण होंगे आपके पास जहां पे शिक्षक तमाम दिक्कतों के बीच भी, परेशानियों के बीच भी बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करें, तो वो कैसे कर रहे हैं? थोड़ा रविंद्र जी ने जो बताया उनसे हटके कुछ और बातें जो आपके जहन में आए, जो आपके ध्यान में आ रहे हैं। हाँ सर, जी जी, यही लॉकडाउन जो हल्का खुल रहा है सर, तो बहुत से गार्जियन जो सर बता रहे हैं कि काम पे चले जा रहे हैं, तो मोबाइल भी साथ में चला जा रहा है। अब समस्या ये है कि उनको हम पढ़ाएं कैसे? उसके लिए हमें सुबह 7 से 8 क्लास लेना पड़ता है, रात में 8 से 9, तो थोड़ा परिवार भी इससे हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे अगर बच्चों में इतना इंटरेस्ट है कि वो आते ही पापा का मोबाइल पाते ही तुरंत मिस कॉल देंगे कि मैम मोबाइल आ गया, तो ये खुशी होती है कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम उसको कैसे नहीं पढ़ाएं। तो हम लोग समय निकाल रहे हैं उसी में, सुबह में, रात में। सुबह 6 बजे सोए में बच्चों का फोन बजने लग रहा है कि मम्मी 7 बजे चली जाएगी, मैम आप हमको काम जल्दी दे दीजिए, हम उतार लें, फिर शाम को आपको फोटो भेजेंगे। तो खुशी है सर। हाँ, बच्चे सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारा लक्ष्य है बच्चों को सिखाना, और बच्चे खुश हैं, सीख रहे हैं। गार्जियन, सबसे बड़ी बात तो हमारे गार्जियन बहुत खुश हैं। जो गार्जियन सोचते थे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइमरी स्कूल से बच्चों को निकालना है, अब तो वो पढ़ा रहे हैं और बगल वालों को दिखा रहे हैं, बगल वाले एडमिशन ले रहे हैं, तो हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है सर, अच्छा है, भले ही समस्या है लेकिन ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आपने एक विषय रखा गार्जियन वाला, तो मैं पता नहीं, जो पिछले 8 सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा में, खास करके ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में रहा, तो मैंने एक चीज महसूस की। मैंने बनारस में भी महसूस किया, और मैं देश में एक सुदूर इलाका बरवानी है जो वनवासी बहुल इलाका है, वहां भी मैंने महसूस किया कि जो समाज और स्कूल के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी सा दिखता है। कई जगह ऐसा भी है कि बहुत अच्छे आपके जैसे शिक्षकों के स्कूलों में तो बेहतर स्थिति मैंने देखा है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सरकारी स्कूल और समाज के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़ी है। क्या ये लॉकडाउन का जो समय है, क्या उस दूरियों को पाटने के एक अवसर के रूप में आप देखते हैं? और देखते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे इसलिए क्योंकि गार्जियन बहुत खुश हैं। फोन जाने से उन्हें ये लगता है कि हमारा बच्चा इंगेज है। जो बगल वाला बच्चा जो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अगल बगल हमारे जो बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं,
उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है लॉकडाउन में, बिल्कुल नहीं हो रही। जैसे मडुआडीह में कम से कम आस पास में कितने सारे स्कूल हैं जिसमें गार्जियन भेज रहे थे बच्चों को, अब उनको ये समझ में आ गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है और हमें यही बच्चों को भेजना चाहिए। तो हमारे लिए समझ लीजिए एक तरह से हमें लगता है कि एक वरदान ही है लॉकडाउन, कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमको इसका प्रतिफल जब स्कूल खुलेगा तो पक्का मिलेगा अभिभावकों को, कि ये भावना एकदम मिट चुकी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छी बात है। हाँ, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी बात से मैं ऐड करते हुए रवींद्र जी से मेरा एक सवाल है कि सर, आप अपने स्कूल में बहुत मेहनत करते हो और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं आपके विद्यालय में पहली बार गया था तो आपके ऑफिस में घूमकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस स्कूल में कितना काम होता होगा या कितने क्रिएटिवली आप लोग सोचते हैं। लेकिन समाज के बीच में हमारा शिक्षक कितना मेहनत करता है, हमारे कितना प्रयास करता है उन बच्चों को एंगेज करने के लिए, उनको बच्चों को सीखने में मदद करने में, उसके बावजूद भी चूंकि समाज में सभी लोग पढ़े लिखे या उस तरह से चीजों को नहीं देखते हैं, वो शिक्षकों की मेहनत को और स्कूल की मेहनत को बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। आज के समय, लॉकडाउन के समय में, आप भले ही 35-40% बच्चों तक ही आपकी पहुंच बनी है, लेकिन क्या आप मानते हैं क्या कि शिक्षकों की मेहनत और स्कूल की मेहनत को क्या गार्जियन तक कम्युनिकेट करने का यह माध्यम बना है क्या लॉकडाउन? बिल्कुल बना है सर। जिस गार्जियन के पास आप फोन करेंगे इस समय, वह दिन भर जो है प्रयास करेगा अपने बच्चे के। कांटेक्ट बहुत हो रहा है इस लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोग भी विद्यालय पर बच्चे आते थे, पढ़ते थे, जाते थे, अभिभावक भी महीने में 1 बार 2 बार आते थे, वह तो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में कम से कम 1 बार कॉल अगर किसी भी गार्जियन के पास जा रहा है तो समझ में हमारे बच्चों के साथ कुछ कर रहे हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि गार्जियन भी इस समय फ्री हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके गार्जियन कहीं ना कहीं रोज कमाना रोज खाना है, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। लॉकडाउन उनके लिए भी एक ऐसा अवसर है कि वह भी अपने बच्चों के साथ समय दे सकते हैं और हम लोगों की बातों भी सुन सकते हैं। नहीं तो पेरेंट्स आइए, नॉर्मल स्कूलों में यही होता है कि 50% भी अगर गार्जियन आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो यह लॉकडाउन ऐसा है कि इसमें गार्जियन का नजरिया भी है। अच्छा, तुम्हारे सही कर रहे हो, ये सब चीजें आ रही हैं, तो गार्जियन अपने आप इंटरेस्ट ले रहा है और उसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे टीचर जो है हमारे बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर रोज फोन कॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है कि वह हमारे बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका एक पॉजिटिव असर इस लॉकडाउन में पड़ा है गार्जियन के ऊपर। और हम लोग सीधे कांटेक्ट में हैं, जिससे हम लोग तो कांटेक्ट में थे ही, और जो भी टीचर हमारे सभी स्टाफ गार्जियन से जुड़ रहे हैं, जिससे 4 बच्चे 5 बच्चे पर डे लोग कॉल अगर कर रहे हैं तो 4-5 गार्जियन से डेली उनका आमना सामना हो रहा है। तो यह एक व्यक्तिगत लगाव है इस लॉकडाउन में, इसका एक पॉजिटिव असर यह मिला है। नजरिया बदला है इस लॉकडाउन में, इतना हम समझते हैं। चूंकि प्राथमिक विद्यालय जो ऑनलाइन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, वह शुरू किया, तो इसका बहुत आगे चल के बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, हमारे लाइव कन्वर्सेशन को, मैं चाहूंगा कि आपके पास कोई प्रश्न हो तो जरूर हमारे जो 2 पैनलिस्ट हैं जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूर आप शेयर करें, और हमारी जो लाइव फीड है उसमें भी आप बातें बताएं। सरिता मैम, एक सवाल उठ रहा है और लोग कई तरह की बात, मतलब खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा चीज फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है कि इस परिस्थिति में बच्चों को हम ऑनलाइन लर्निंग कैसे दें, इसके लिए हम बहुत प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? और अगर नहीं थे तो आने वाले समय के लिए हमारी क्या लर्निंग है, क्या करना चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो हम तैयार रहें? क्या आपके विचार है? जी सर, पहले सही बात आप कह रहे हैं कि बहुत से टीचर नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसे किया क्या जैसा कि सबसे पहले देखिए शुरुआत बनारस में था, तो मैं तो बहुत दिन से कर रही थी, पोस्ट नहीं करी थी डर के मारे कि कहीं कुछ लोग कहने न लगे कि ये क्या नया काम शुरू कर दी। एक दिन एक बच्चे की बहुत अच्छी मतलब आवाज हमको बहुत अच्छी लगी, अपने मैडम से इतने प्रेम से वो पूछ रही थी, वो मैंने पहला पोस्ट किया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। हमारे बीईओ सर ने बड़ी पॉजिटिविटी से ली और टीचरों से कहा कि आप भी पढ़ाइए, तब अच्छा लगा, फिर मैंने शेयर करना शुरू किया।
तो मैं ये कह रही थी कि टीचर बड़े परेशान थे कि करे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदेश से भी 3 टीचरें जुड़ी हुई हैं। अगर वो देख रही होंगी तो उनको पता होगा, फिरोजाबाद से हैं और आजमगढ़ से हैं, एक और मैडम गाजियाबाद से हैं, और यहाँ अपने अपने ब्लॉक से भी, ककरैया से भी एक मैडम जुड़ी हुई, अपने मतलब वहाँ जनपद से भी। ये लोग हमको मैसेज की पर्सनल कि मैम आप कैसे चला रही हैं ऑनलाइन क्लास, प्लीज हमको भी जोड़िए, हमें सीखना है। तो वो लोग हमारे से जुड़ी और उन्होंने सीखा कि कैसे व्हाट्सएप क्लास चलाने। शुरू में तो हम लोग अपने से ही क्वेश्चन बनाते थे, आंसर करते थे, देते थे। धीरे धीरे देखे तो मिशन शिक्षण संवाद से भी क्वेश्चन आने लगे। वो हमारे लिए थोड़े फायदा, जो हम लोग घर पे मेहनत करते थे वो मेहनत बच गया। अब हमको रेडीमेड क्वेश्चन मिलने लगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने लगे। फिर हम उस पर वर्क करने लगे, वो बच्चे से कराने लगे। अब है मिशन प्रेरणा में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने लगे हैं, वीडियो आने लगे हैं, जो सरकार की तरफ से फिर आदेश हो गया कि सबको पढ़ाना है। तो मिशन प्रेरणा से हर क्लास के लिए 2 सब्जेक्ट का वीडियो आता है, फिर उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आता है। तो अब हम उसको भी शेयर कर ले सकते हैं। हमारे बीएसए सर और वो भी अपना विभाग से एक टाइम टेबल निकाले हैं कि आज इस टाइम टेबल में ये पढ़ाना, ये टाइम टेबल में, उस टाइम टेबल से भी लोग चल रहे हैं। मतलब मटेरियल इस समय में बखूबी हो गया, खूब सारा हो गया। अगर हमें नहीं लगता कि दोबारा अगर ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत पड़े तो कहीं कोई कमी आएगा, क्योंकि हमारा विभाग बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो मिशन प्रेरणा से जो मिल रहा है सर, वीडियोस मिल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। वो हर टीचर तक पहुंच रहा है, तो टीचर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे पढ़ाने के लिए, मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें आपने कवर की। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनके लिए मैं बताऊं कि सरिता मैम ने एक जिक्र किया मिशन शिक्षण संवाद, और मैं प्राउडली शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं और आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज जानिए। आपको 2 चीजें जरूर मिलेगी वहां से। एक तो बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, और हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक किस तरीके से रचनात्मक तरीके से लीक से हटकर और जो छवि है सरकारी स्कूलों की उसको तोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। उसका पोस्ट आप ट्विटर हैंडल पे, उसके फेसबुक पेज पे आप जरूर देखिए, उनके काम को, उनकी गतिविधियों को देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। सरिता मैम से जो सवाल पूछा था, मैं रविंद्र जी से थोड़ा सा सेम ही सवाल लेकिन थोड़ा अलग हट के पूछूंगा कि एक तो हमें थोड़ा सा स्वीकारना ही पड़ेगा कि हम ऐसी स्थिति के लिए, हमारी जनरेशन ने तो देखा ही नहीं, आपके जनरेशन ने भी ऐसी स्थिति नहीं देखी जहां पे एक लंबे समय तक स्कूल बंद हुआ हो। लेकिन देश में ऐसे कई इलाके हैं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि लॉकडाउन ठीक है, अभी लॉकडाउन महीने 2 महीने के लिए स्कूल की पढ़ाई बाधित हुई है, लेकिन इससे पहले भी स्कूल की पढ़ाई बाधित होती रही है अन्यत्र वजहों से। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई तो एक अच्छा खासा टाइम स्कूल बंद रहता है, और बाढ़ का टाइम तब होता है जब स्कूल खुल जाता है, उसके बाद का समय होता है वो। कई बार ठंड की वजह से लंबे समय तक स्कूल बंद रहता है। मुझे याद है बनारस में एक बार तो लगभग स्कूल जो खुलने का टाइम 25 दिन तक स्कूल बंद रहा। देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो हिंसाग्रस्त इलाके, वहां पे महीनों स्कूल बंद रहते हैं। तो ये बच्चों की पढ़ाई पहले भी बाधित होती रही है, आज एक लंबा समय के लिए बाधित हुआ, पूरे विश्व में बाधित हुआ है। आने वाले समय के लिए हम और तैयार रहें, और शिक्षक की तैयारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बच्चों की तैयारी के हिसाब से बात करूंगा। इस शिक्षक की तैयारी के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि ऐसा क्या 2-4 चीजें हैं लगता है जो हमें जो शिक्षक कम्युनिटी के लिए एक सीख मिली है इस पूरे कोरोना के समय? आवाज नहीं हेलो मिल रही क्या जी? आप तक मेरी आवाज क्या बोले सर? मैंने कहा कि इस कोरोना के लॉकडाउन के पूछे आप? समय शिक्षकों को क्या सीख मिली है, अगर ऐसी आई तो किस नहीं, चीज? सीख तो यही मिली, हमेशा हमें किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, विद्यालयों में पहले से ग्रुप बना था, वहां बहुत प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जहां तैयारी नहीं थी। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हेलो? जी जी अभी आ रही है। हाँ, तो जिन विद्यालयों की तैयारी, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ, लेकिन यह एक चुनौती के रूप में लिए अभी हम लोग आपकी आवाज कट रही है सर।
तो मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं आप देख सकते हैं कि ऐसे शिक्षक जो इतना मेहनत करते हैं उनके पास भी इतना इंटरनेट और वगैरह कनेक्टिविटी का इशू है, तो बच्चों के साथ आवाज जा रही है? ऐसी परिस्थिति में भी बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश, बिल्कुल अभी आ रही है, आप बोलिए बोलिए, मैं तब तक फिलर का काम। तो शुरू में हम यह किए कि पूरे विद्यालय का एक ग्रुप बनाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति, लगता है आवाज नहीं जा रही है। चलिए इनकी बात मैं बता देती हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। सर पहले स्कूल का एक ग्रुप बनाए थे, फिर जब बच्चे बढ़ गए तो 1 और 2 का अलग ग्रुप बना दिए हैं, 3 और 4 का अलग बना दिए, 5th के बच्चों का अलग ग्रुप बना दिए हैं। इस तरह से हम लोगों ने भी अपने ग्रुप को क्या किया, बांट दिया, क्योंकि एक ही ग्रुप में अगर 50 बच्चे मैसेज करेंगे तो टीचर को पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम पहले तो शुरुआत तो एक ही ग्रुप से हुई थी, लेकिन अब हम लोगों ने छोटे बच्चों का, 1st 2nd के बच्चों का, उनके क्लास टीचर का, उनका ग्रुप अलग किया है। हेड जो है वो हर ग्रुप में है देखने के लिए, और 3rd 4th का अलग कर दिया। 5th वाले बच्चों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे वो पास आउट बच्चे हैं, वो आगे सीखना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ और। इस तरह से हर स्कूल में 3 ग्रुप हो गए हैं, और टीचर्स क्लास टीचर के हिसाब से बांट दिए हैं, लेकिन हेड टीचर हर तीनों ग्रुप में रह के उसको वाच करती रहती है कि तो कहीं कोई आवश्यकता है कि नहीं। इस तरह सर एक चीज और हमने नया किया लॉकडाउन में, जो मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा है कि मैं कर सकती हूँ। ट्विन क्राफ्ट होता है, उसपे कार्टून से वीडियो बनाया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं देखती थी मिशन पे सब टीचर बना रही है, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं भी बना सकती हूँ। लेकिन समय था, घर पे हैं, और मेरी बेटी भी घर पे है, तो थोड़ा हेल्प मिला। हमने उसको दिखाया है, और हम पूछे कि इसका कौन सा ऐप है, तो बताया गया है कि ट्विन क्राफ्ट ऐप है। तो हमने उससे बताया कि हमको भी सिखाओ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने 2 वीडियो अभी 3 दिन के अंदर ही बनाया। और वो एक वीडियो होता है कि पिक्चर दिखा के बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज ही डूइंग, तो बच्चा बोल रहा ही इज प्लेइंग। तो इस तरह से कन्वर्सेशन से हर पिक्चर दिखा के बच्चे से पूछे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ईटिंग, ऐसे करके पिक्चर आएगा और मैम क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर। एक मैंने एक्सप्रेशन से बनाया, हाउ आर यू फीलिंग, तो बच्चा कह रहा सैड, तो सैड लिख के आ रहा, उसका चेहरा भी बन के आ रहा। तो इस तरह से हम लोग लॉकडाउन में कुछ नया नया सीख ही रहे हैं अपने चीजों को प्रदर्शन करने के लिए। अब बताइए, व्हाट्सएप इतने ग्रुप हैं, अगर हम पूरा भेज देंगे पोस्ट तो भर जाएगा। तो कोलाज बनाना भी एक समस्या है, तो पूरे सारे टीचर्स का कलेक्ट करते हैं, कोलाज बनाते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं, हर क्लास वाइज बनाते हैं, फिर इसको प्रेजेंट करते हैं। तो कोलाज बना सीखे, कोलाज पे लिखने नहीं आता था, लिखना सीखे। तो लॉकडाउन हम लोग को भी बहुत कुछ सिखा रहा है। अब हम लोग एकदम प्रिपेयर हो रहे हैं आगे के लिए। आप क्या क्या सीखे रवीन सर? अभी परसों, हेलो जी सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, हेलो, बोलिए बोलिए। अभी रवीन सर घटना बताते हैं। आवाज जा रही हमारी, लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो अभी परसों की एक घटना है। इस लॉकडाउन में बच्चों को कई तरीके की समस्या आ रही है, क्योंकि हम लोग भी समस्या से जूझ रहे हैं। तो गरीब बच्चे हैं अगर, तो उनको कॉपी पेन सब तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो परसों कुछ बच्चों ने शेयर किया कि मैंने नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो हम व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाले, हम कहे जिन बच्चों को पेन और कॉपी की आवश्यकता हो, कटर की आवश्यकता हो विद्यालय पे, चूंकि यह एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारा विद्यालय हमारे घर से नजदीक है, यह सब पर लागू नहीं हो सकता है। सही बात। लेकिन हम एक मैसेज डाले हर कक्षा के ग्रुप पर कि जिन बच्चों को कॉपी पेन या किसी तरह से की असुविधा हो वह विद्यालय पर 8 बजे मिले। और परसों हमारे विद्यालय पे कई बच्चे आए, बहरहाल आए, फिर सबको थोड़ा का भी मामला था, दूर दूर करके कॉपी पेन और डिटॉल वालों का जो है डिटॉल सोप भी दिए थे बच्चों को हाथ धोने के लिए, तो बच्चों को वितरित किए। और इसको न्यूज़पेपर वाले भी कल काफी कवरेज दिए। तो जो भी हम लोगों की निगेटिव चीजें हैं वो पॉजिटिव बदल रही हैं, क्योंकि जो भी बच्चों की उपलब्धता नहीं हो पा रहा, प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, जिससे कि उनकी पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। बढ़िया बढ़िया। आप दोनों की बातों को सुन, आप दोनों की बातें जो भी सुन रहे होंगे, निश्चित तौर से उनको एक पॉजिटिविटी, एक उसकी फीलिंग आ रही होगी, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी। और ठीक है, हो सकता है कि बहुत जगह बहुत मुश्किल है, कई जगह के इलाकों में, जैसे
व्हाट्सएप की कनेक्टिविटी का भी बहुत इश्यूज है, नहीं है लोगों के पास। मैं थोड़ा बच्चों की बात करना चाहता हूँ कि आज इस लॉकडाउन की अवधि में बच्चों को पढ़ाने के दौरान आप बच्चों को एंगेज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, कौन कौन सी चीजें आपको लग रहा है कि आपके ध्यान में आ रही है जो अभी तक आपके ध्यान में नहीं थी? आप सभी बच्चों के घर परिवार को ऑलमोस्ट जानते समझते, फिर भी इस लॉकडाउन के समय में बच्चे को समझने में कौन सा ऐसा एंगल लगता है कि इस लॉकडाउन की अवधि में हमने बच्चे के बारे में जाना? ये थोड़ा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में पूछ रहा हूँ, उम्मीद है आप शेयर करेंगे। जी सरिता मैम। मैं तो अपने हेड हूँ सर, तो क्लास में बहुत कम मतलब जाती हूँ, लेकिन ऐसे ही पढ़ाया कुछ अच्छी। अक्सर मेरा क्लास जो होता है वो प्रेयर के बाद ही चलता है, 1 घंटा का जीके का क्लास चलता है। बाकी टीचर अपना अपना क्लास लेती है, लेकिन अभी मुझे जो व्हाट्सएप वाले जितने बच्चे उन्हें मैं पढ़ाती हूँ। और जो छोटे मोबाइल से बच्चे पढ़ते हैं, जो सुबह काम लेते हैं शाम को देते हैं, उससे सारी मैडम लोग जुड़ी हुई हैं। तो व्हाट्सएप वाले बच्चों को पढ़ाने से मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ गई, और बच्चे भी मुझे मतलब काफी प्यार करने लगे पहले, चाहे जो भी करते हो, और हमें एक अच्छा सा लगाव सा हो गया है। और मुझे पता चला कि हमारे बच्चे इतने तेज है जो हमें नहीं मालूम था। हम उनके क्लास टीचर को फोन करके बताते हैं, आपको पता है मानसी कितनी तेज है, फटाफट आंसर दे रही है, मिस फ्रैक्शन को फट से कर ले रही है, शिवम कितना तेज है, आर्यन 3rd का है वो 4th का क्वेश्चन लगा रहा है। तो हम खुद सरप्राइज हो जा रहे हैं बच्चों को देख के, और मैडम लोग भी खुश है, चलिए मैम आपसे पढ़ रहा तो अच्छा ही निकल रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है देख के कि बच्चे हमसे जुड़ गए और बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। बताइए मोबाइल पे मिक्स फ्रैक्शन सिखाना कितना कठिन काम है, वो कैसे सीख ले रहे हैं, हमें खुद आश्चर्य हो रहा है। पूरा फ्रंट कैमरा करके बैक करके उसको जाते हैं, कॉपी पे लिखते रहते हैं, उन सबों को मोबाइल दिखाते रहते हैं, वो सब आंसर देखते रहते हैं। तो इस तरह से उतारते रहते हैं, फिर समझते रहते हैं, फिर दूसरे दिन फोन करके पूछते हैं आया कि नहीं, करते हैं। और थैंक्स है उन गार्जियंस को भी, कुछ गार्जियन भी बहुत एक्टिव हैं जो बच्चों को जो भी हम लोग दे रहे हैं वो करा रहे हैं। उनको भी हमको थैंक बोलना चाहिए कि वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो पूरा काम करा रहे हैं, कहीं गलत हो रहा है तो सिखा रहे हैं। तो हम तो अक्सर ही व्हाट्सएप ग्रुप पे उन गार्जियन को थैंक्स बोलते हैं कि आप पूरा हमारे साथ लगे हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी हम जो भी आधा घंटा 1.25 घंटे, ऐसे 3 बच्चों से ज्यादा हमारे मोबाइल पे नहीं जुड़ पाते, एक बार में 3 बच्चे ही जुड़ते हैं, तो आधे आधे घंटे करके सेशन चलाते हैं। लेकिन जो काम देते हैं वो गार्जियन हेल्प करते हैं तभी वो पूरा कर पाता है। और जो बच्चे को घर पे कोई नहीं पढ़ाना पड़ता उसको हमको एक्स्ट्रा टाइम दूसरे दिन देना पड़ता है, वो बच्चा नहीं जल्दी सीख पाता। इसी बात का हमको दुख होता है कि अगर गार्जियन पढ़े लिखे रहते तो थोड़ा सा वो हेल्प कर देते, बैठ ही जाते बच्चों के साथ, तो बच्चे सीख लेते। यहाँ पे एक कमी आती है कि पढ़ा लिखा गार्जियन और नहीं पढ़े लिखे गार्जियन में अंतर होता है। बिल्कुल मैम, एक और चीज है, और ये भी थोड़ा सा व्यक्तिगत आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो इस ऑनलाइन जो रिमोट लर्निंग का जो आपने जो तरीका ढूंढा है कि किसी तरह से बच्चों को हम इंगेज करें, उनको पढ़ाएं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, तो जी, उनके लिए शिक्षा मित्र है गांव में। उनके लिए आप अच्छा क्या चल रहा है, लगता है किस वजह से वो दिक्कतें हो रही है? मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शहरी इलाकों से होंगे तो जी बिल्कुल, जैसे गांव में शिक्षा मित्र भी होते हैं सर, 2 या 3 सबके यहाँ हैं। तो वो बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, शिक्षा मित्र से बोला गया है, शिक्षा मित्र से बोला गया है कि आप उनको अपने घर पे या सोशल डिस्टेंस लेते हुए कहीं भी जहां भी आपको जगह मिले आप उनको बुलाइए, आप उनको काम दीजिए, उनको समझाइए। तो ऐसे जो उनके एरिया में है शिक्षा मित्र 3 हैं, तो तीनों के जी हमने नहीं, हम लोगों ने आपस में, मतलब कोई ऑफिशियली नहीं है, जैसे हम लोग ने आपस में प्लानिंग की है कि वो बच्चे जो बिल्कुल छूट जा रहे हैं उनको आप कलेक्ट करिए और आप उनको जाके कहीं बुला लीजिए, जगह सोशल डिस्टेंस लेके बैठा लीजिए, या उनके घर जाइए, या एक दिन बाद जाइए, जरूरी नहीं है कि रोज उसके घर जाइए, अल्टरनेट डे भी जाइए, काम दे के आइए, फिर एक दिन बाद जाइए, इसको देखिए। तो उन बच्चों को वो शिक्षा मित्र हैं वो इसमें हेल्प कर रही हैं, देख रही हैं, तो हो जा रहे कवर। कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि छूटते नहीं है, लेकिन कुछ कवर हो जा रहा है। रविंद्र सर, आप उन बच्चों के लिए क्या किस तरीके से देखते हैं और आगे का क्या देखते हैं कि क्या हो ताकि हमारा बच्चा ना छूटे? अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, रिमोट लर्निंग ही एक विकल्प बचता है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती कि जहाँ पे बंद है स्कूल लंबे समय तक, तो वहां पे रिमोट लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि वो 2-4 चीजें जिसपे ध्यान देने की जरूरत है?
नहीं नहीं, विकल्प तो केवल नजदीक के टीचर या शिक्षा मित्र ही हो सकते हैं। जैसे अच्छा। मैं तो नजदीक का हूँ, लेकिन अगर करता हूँ तो संवैधानिक प्रक्रिया भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि नहीं करने के लिए तो सब किया जा सकता है, एक लीगल प्रोसेस है। अगर लॉकडाउन है तो उसका हम उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमको सब करना है। तो एक नजदीकी शिक्षा मित्र ही जो सरिता मैम बताई, विकल्प वही है। और दूसरी चीज हम लोग यह भी कर रहे हैं कि जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा मित्रों के थ्रू उनका नंबर, हम व्हाट्सअप नंबर नहीं मिल पा रहा है लेकिन फोन नंबर, मोबाइल नंबर उपलब्ध कर ले रहे हैं। जैसे अभी मैं परसों ही गया था, कुछ बच्चों को जो भी संभव था कुछ सहयोग किया, तो बच्चे ज्यादा आ गए, उसे हम मोबाइल नंबर उनका लिए, तो 30-35 नंबर हमको परसों के डेट में मिल गया। तो जो हमारे बच्चे थे जितने जुड़े थे 30-35, तो परसों प्लस हो गए। इस तरह से भी प्रयास जारी है कि कभी कभार बच्चों से कांटेक्ट करके यह नंबर उपलब्ध किया जा सकता है, कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीजें एक और है कि जो सरिता मैम बता रही थी ना कि अभिभावकों पर जो असर पड़ रहा है, हम लोग अभिभावकों की शिकायत भी सुन रहे हैं अब, कि अगर बच्चे कुछ घर पे शिकायत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो अब फोन करके, चूंकि अभिभावक हम लोगों को बता रहे हैं कि मेरा बच्चा यह नहीं कर रहा है सर, यह देखिए मैम, यह देखिए, तो ये सब चीजें भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से जुड़ाव और बढ़ गया हम लोगों का इस लॉकडाउन में, क्योंकि हर अभिभावक के पास नंबर हो गया, चाहे हम लोगों का हो चाहे क्लास टीचर का हो, नंबर उपलब्ध हो गया है। और खासकर हेडमास्टर का नंबर तो हर अभिभावक के पास हो गया। तो एक यह भी है, बहुत नजदीकी यह बढ़ गई जब कोई अभिभावक शिकायत समझता है, मान के चलिए सर। हाँ 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 हाँ। तो अभी हमारे बीच में एक कंसर्न आया, ऋचा सिंह मैम है, बनारस की शिक्षक हैं, और उन्होंने एक चीज शेयर किया कि सत्य कहे तो बहुत मुश्किल है ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शिक्षण। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये ऑनलाइन शिक्षण सच में मुश्किल है? इस बात को तो स्वीकारने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस मुश्किल चीज को हम आसान कैसे बनाएं? मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल सुझाव, चूंकि मैं जानबूझ के आज आप दोनों से बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को कई बार सब कुछ रहते हुए हो सकता है आइडिया के लेवल पे वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, या उन्होंने कुछ किया नहीं हो, उसके लेवल पे भी दिक्कत हो। तो क्या लगता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है ऑनलाइन शिक्षण का ग्रामीण इलाकों में? ऐसे मैं चाहूंगा आपके बाद रविंद्र जी भी उस पे कुछ बोले। पहले सरिता। प्रैक्टिकल सुझाव तो यही है सर, जो हम लोग का, हाँ ये सही बात है कि हम 60% बच्चों को ही जोड़ पाए हैं, लेकिन हम जिन्हें जोड़े हैं, जिन्हें पढ़ा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं, उसके रिजल्ट से हम संतुष्ट हैं। दिक्कत क्यों नहीं? बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाना हो तो आप पढ़ा पाएंगे? सुबह 6 बजे बच्चों को फोन आ रहा है कि 7 बजे मम्मी मोबाइल लेके चली जाएंगी, तो मैम उठ के उनको काम दे दे। रात में 8 बजे 9 बजे आप खाना खिलाने जा रहे हैं बच्चों को, तब फोन आ जा रहा है कि पापा आ गए हैं, मैम अब हमको काम दे दीजिए। तो इस तरह से दिक्कत है। नीलम मैम अभी हमको कल ही बता रही थी कि मैम 8 बजे फोन किए तो कहा मैम मेरे घर में लाइट नहीं है, अभी हम नहीं पढ़ सकते। अब बच्चों को खाना खिलाने बैठे तब फोन कर दिया कि मैम लाइट आ गई, अब पढ़ाइए। अब एक कवर बच्चे के मुंह में डाल रही हैं, एक से मोबाइल दबा के वो काम दे रही हैं। तो ये मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है सर। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी हम लोग कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव मान के आप चलिए। और निगेटिव लेंगे तो बहुत कुछ निगेटिव रहेगा। 60% बच्चे कर रहे हैं, ये सही बात है कि हम अभी 40% तक नहीं जा पाए हैं, ये सही बात है। लेकिन जो भी है हम संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो भी बच्चे हमें ना मिलते, बताइए, तो हम 1-1.5 महीने से घर बैठ के कैसा अनुभव करते, क्या करते कि हमारे बच्चे कहाँ गए, छूट गए, अब स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे, कहाँ चले गए। ग्रामीण बच्चों में सर एक बात है, आपके अगर कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं तो माँ बाप भेजेंगे रेगुलर, लेकिन हमारे बच्चे अगर हमसे 10 दिन भी छूट गए ना, तो वो कहाँ भटक जाते हैं, उनको खोजना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हमको लग रहा है ना कि हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फोन कर रहे हैं, बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं। गांव में मैसेज जा रहा है कि मैडम लोग का फोन आ रहा है, भले बगल वाला अपना बच्चे को नहीं पढ़ा, लेकिन वो तो बताएगी ना गांव में कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो इस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि पढ़ाई चल रही सरकारी स्कूल में, और मैडम लोग बहुत मेहनत कर रही हैं। बस यही संतुष्टि है और कुछ नहीं है सर। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली, और मैं दो बातें बोलना चाहूंगा क्विकली, उसके बाद रविंद्र जी इस विषय पर बोलेंगे। कि एक तो पहला नंबर चीज है कि जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है ग्रामीण इलाकों में आपको लगता है कि हम सभी बच्चों तक अपनी पहुंच नहीं है,
लेकिन जिन बच्चों तक आपकी पहुंच हो सकती है एटलीस्ट उनको जरूर इंगेज करिए। एक पहला की मैसेज है। और दूसरा मैसेज है कि चूंकि सरकारी स्कूल एक अटेंडेंस इशू है, एक ड्रॉप आउट भी इशू है ग्रेजुअली, आगे चल के मैं डेटा उटा की बात अभी बहुत ज्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन अभी आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आई तो हमारे लगभग आज भी 17 से 18% बच्चे हैं जो प्राइमरी के बाद ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। वो तो पुराना आंकड़ा है, लेकिन वो आज के दिन में भी कोई बच्चा अगर ड्रॉप आउट हो जा रहा है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन उससे भी बड़ा कंसर्न है कि बच्चे का रेगुलर आना अगर बंद हो गया या शिक्षकों के साथ संपर्क टूट गया तो अटेंडेंस एक बड़ा बहुत बड़ा इशू होगा। तो स्कूल खुलने के बाद ये सिलसिला जाए तो जितने बच्चे तक संपर्क हो सकता है उतने तक करिए, बाकी बच्चों तक किसी के भाया मीडियम पहुंचने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। रविंद्र जी कैसे देखते हैं आप चीजों को? ऑनलाइन शिक्षण मुश्किल है, क्या है रास्ता? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है सर। नो डाउट, ये बात का समझ। रवि सर मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी व्यवधान की वजह से हम थोड़ा सा जी आप कैसे देखते हैं उस स्टेटमेंट को? नहीं, मैं तो शुरू में ही कह दिया, पहले ही जब आप शुरू किए तब ही हम कह दिए कि अगर कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। 3 अप्रैल को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें पूरे विद्यालय के 5, 7, 8 बच्चे जुड़े थे और आज के डेट में हर कक्षा में हमारे 7, 8 बच्चे जुड़े हैं। अगर 5 कक्षा है तो 40 व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास और इसके बाद 30, 40 कॉलिंग है, तो हमारे पास 80 बच्चों के नंबर उपलब्ध हैं। ठीक है, कोई समस्याएं आती हैं जो 40 नंबर जुड़े हैं, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें से 30 का जवाब आए, 20 का जवाब आए, 10 का जवाब आए, ये अपनी जगह है। लेकिन हम संपर्क करने का प्रयास 40 से कर रहे हैं, 40 से फोन करके प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम 50% बच्चों पर फोकस किए हैं, यह हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि अपने को मानते हैं, खासकर प्राथमिक शिक्षा में, जहाँ कभी सोचा भी नहीं गया था कि प्राथमिक शिक्षा में भी ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है कभी। तो आज अगर 50 बच्चे हमारे टच में हैं तो हम इसे कम नहीं मानते हैं। सर इतना ही नहीं, अभी तक का काम है, शिक्षक का दायित्व ही है। बिल्कुल सर, कुछ टीचर तो ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जो बच्चों को व्हाट्सएप खत्म हो जा रहा है तो उनका मोबाइल में पैसा भी डलवा रहे हैं। हम लोग भी 1-2 को डलवाए, रविंद्र सर भी डलवाए, हमारे यहाँ राजेश सर है ककरैया के हैं सर, उन्होंने कितने बच्चों को मोबाइल में पैसा डलवाया है पढ़ाने के लिए। तो करना चाहे तो हम कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है कि मुश्किल है। और देखिए ऑनलाइन हम लोग एडमिशन भी लेना है, इसकी शुरुआत रविंद्र सर ने की बनारस में, एडमिशन भी हो रहा है बच्चों का, बच्चे आ रहे हैं एडमिशन जिन। हाँ सर बताइए। उद्घाटन किए थे ऑनलाइन। अब ये भी बातें मैं हमारे यहाँ 29 मई जी 29 अप्रैल को बीएसए सर एक शेयर किए उनसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोफार्मा, तो हमसे कहे कि तो बड़ा अच्छा है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। मैं मानता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, हमसे पहले करते थे, लेकिन ये है कि हमको सकारात्मक सोच आगे लाना है। सरिता मैम भी बैठे, इनके यहाँ भी काम हो रहा है, लेकिन बस यही है कि दबे हुए हमसे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, हमसे बहुत टीचर अच्छे हैं, इसी बनारस जनपद में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये है कि अपनी बातों को आप लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। बीएसए सर के पास पहुंचाए, वो आए और हमसे 12:30 बजे फोन किए कि हम आपके विद्यालय पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोफार्मा है, हम आपके विद्यालय पर आके ऑनलाइन एडमिशन आज शुरू करेंगे। और 29 अप्रैल को हमारे विद्यालय पे आए और एक बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन किए। उसके बाद तो फिर उस कार्यक्रम का फिर सरिता मैम के विद्यालय पर भी ऑनलाइन एडमिशन का उद्घाटन किए। तो यह है कि जो चीजें नहीं सोचे थे हम लोग कर रहे हैं। 10-12 का एडमिशन भी हर विद्यालय ऑनलाइन कर चुके हैं। तो कभी मैंने बताया ना कि एक चुनौती आई है, हम लोगों का दायित्व हम आज समाज में यह गया, कॉन्वेंट स्कूल की तुलना लोग करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पहले हम लोग ऑनलाइन टीचिंग किए थे, भले उतनी सफलता न मिली हो। तो एक तो प्रयास करना चाहिए। अभी हम थक के हार के बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बच्चों के पास कोई संसाधन नहीं है, कॉपी कहाँ से पाएंगे, पेन कहाँ से पाएंगे, पेंसिल कहाँ से पाएंगे, तो उसके बाद तो कोई मतलब नहीं है। वही जो मनोदशा बनी है शिक्षकों की समाज में वही रहेगी। आज एक पॉजिटिव वे में पेपर से लेके हर नहीं बिल्कुल आप नहीं हो कि
मास्टर बैठ के वेतन ले रहे हैं, इनको ही काम करिए, इनको ही लगाइए, उनको ही लगाइए, यही होगा ना। तो ये थक हार के बैठने वाली चीज नहीं है। हमारे पास जो भी है 10% बच्चे हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ेंगे, 20% है उनको लेके, एक बच्चा भी मिल रहा है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। कम से कम ये तो जाएगा ना कि एक बच्चे के पास संसाधन उपलब्ध था। भाई एक बच्चा हमारे विद्यालय का है, संसाधन है, उसको लेके चलेंगे। जो हमारे लायक है वह हम उपलब्ध करा सकते हैं, कराएंगे। लेकिन थक हार के बैठना माने एक शिक्षक के दायित्व में नहीं है। तो बच्चों की दृष्टि से एक आखिरी सवाल में जो जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे छूट जा रहे हैं, तो ऐसा, जैसे मैं दुनिया के बाहर के देशों का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ये स्थिति सब जगह का है। मैं चाइना का देख रहा था, तो वहां पे एक बहुत बड़ी आबादी में जो बिल्कुल लर्निंग से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो वहाँ की राष्ट्रीय, चूंकि चाइना में बहुत सारा चीज रेगुलेटेड है, बड़ा ही सरकार का हर चीज पे नियंत्रण रहता है, तो वहां पे उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल शुरू कर दिया है जो इस चीज के लिए है। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में स्वयं प्रभा चैनल है, जो 32 उसके चैनल हैं, जो खास करके हायर क्लासेस के लिए वो बहुत उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के लिए आज भी वो मिसिंग है। अगर दूसरे देशों की मैं देख रहा था कि जैसे फ्रांस वगैरह में, कि जिन बच्चों के पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, मान ली कि मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, उन बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल्स वगैरह दिया जा रहा है। अमेरिका में लॉस एंजलिस में, जो एक बहुत बहुत फेमस वहां का सिटी है, तो वहां पे सरकार ने क्या किया कि उन्होंने, उनके पास पूरा डेटा था कि इतने बच्चे हैं जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो ऐसे लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों को उन्होंने डिजिटल डिवाइस, ऐसे लैपटॉप वगैरह कुछ प्रोवाइड किए उनको। वहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी भारत में भी दिखता है वो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड जिसको बोल रहे हैं। और रिमोट लर्निंग वहां भी बहुत मुश्किल है, शिक्षकों के साथ बहुत तरह की समस्या आ रही है। भारत में आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक के नाते, और मैं इसमें शासन की तरफ से वहां क्या हो रहा है नहीं, मैं एक पूछते हैं कि शिक्षक के नाते आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली भारत की स्थिति को देखते हुए ये दो चीजें हैं जो करना चाहिए ताकि बच्चे डिजिटल एजुकेशन के साथ ज्यादा जुड़ सके, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हम जो बच्चे छूट रहे हैं आज के दिन में उनको भी कनेक्ट कर पाए? क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसे 2-4 चीजें। सर, सरकार को भी थोड़ा डाटा फ्री कर देना चाहिए गार्जियंस के लिए, ताकि वो पढ़ा सके बच्चों को। बिल्कुल, क्योंकि इतना, हाँ, बहुत से के पास पैसा जब खत्म हो जाता है तो फिर या तो वो वेट करते हैं या हम लोग भरवाते हैं, तो उनको भी लगता है ना कि जैसे कि कुछ हमारे ज्यादा खत्म हो रहा है डाटा। और दूसरी बात कि अब अगर स्कूल खुले तो हम लोग को अपने गार्जियन को बुलाकर उनको भी समझाना चाहिए कि आपको इस मोबाइल को रखने से क्या फायदा है, बच्चे कैसे पढ़ लेते हैं। हम अगर प्रिंट, जैसे आप कह रहे हैं वहां पे प्रिंट दिया जा रहा है, अगर हम प्रिंट देंगे तो कोई इसको मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारे गार्जियन 50% ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, उसका वैल्यू ही नहीं समझेंगे। ना बच्चा को पढ़ने आ रहा है ना गार्जियन को पढ़ने, वो प्रिंट मटेरियल लेके क्या करेगा, दूसरे दिन देखेंगे वो उड़ता हुआ नजर आएगा जहाज बन के। तो उसलिए हम लोग अभी इतने नहीं है कि हम उनको प्रिंट मटेरियल या डिवाइस पकड़ा दें तो गार्जियन चलाने लगे और बच्चे पढ़ने लगे। हम टीचर ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी गार्जियन से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम शिक्षित है। 40% से ज्यादा हमको नहीं लगता है गाँव में उनको डिवाइस चलाने आएगा, या प्रिंट दे देंगे तो पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस बहुत करेंगे, अगर सरकार चाहे तो हेल्प करे तो BSNL से चाहे किसी थ्रू डाटा फ्री करा दे, ताकि वो फ्री हो जाए बच्चों के लिए, और जितने भी बच्चों के पास है कम से कम उतने तो पढ़े, और फिर धीरे धीरे उनको समझ में आएगी, गार्जियन को खुद ही इंपॉर्टेंस समझ में आएगी इस मोबाइल का, तो वो ऐसे एंड्रॉइड मोबाइल भी रखेंगे आगे पढ़ाने के लिए, अगर स्थिति रही तो। यही सोचती हूँ। एक डेटा फ्री करने की बात आप बोला मैडम का, जो एक मेजर कंसर्न था, जो मुझे लगता है कि तुरंत अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डेटा फ्री करना चाहिए, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि वो डेटा कैसे। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि अगर ये परिस्थिति ठीक नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कुछ डेटा प्लान, सरकार बहुत तरह की पॉलिसी लाती रहती है, कुछ पैसे जी जी। और आपकी एक बात से और भी सहमत हूँ कि दुनिया के बाकी देशों में वहां पे गरीबी अमीरी का कुछ भेद है, लेकिन लिटरेसी रेट का लेकर कि उनको बिल्कुल समझ ही नहीं है, या वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बहुत सारे आपके बच्चे स्कूल में हैं, तो उनके परिवार में हम अगर कुछ साधन भेज दिए। और यहाँ बात हो रही है प्राइमरी स्कूल के बच्चों, अपर प्राइमरी
या मिडिल स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उन बच्चों के घर में अगर पेरेंट्स अगर शिक्षित नहीं है तो बच्चों को एंगेज जी नहीं कर सकते ठीक से। ये जी आपकी एक बिल्कुल। आपको क्या लगता है रविंद्र सर, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव सरिता मैम का है, लेकिन अभी एक चीज मैं यह बता दूं, हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट में खासकर बनारस की समस्या अगर देखी जाए जी तो जी बनारस में 30 मई तक कोई जी। ऐसा नुकसान नहीं है अभी बच्चों का। जो हम्म। जिला टाइम टेबल बच्चों के लिए डिक्लेयर किया गया है वह 30 मई तक रिवीजन का कार्यक्रम रखा गया है। जैसे अच्छा। जो बच्चा 4 उत्तीर्ण हुआ है उसको हाँ 4 हाँ ही अभी 30 मई तक पढ़ाना है, उसको 5 का हाँ सिलेबस नहीं पढ़ाना है। तो इस तरह से एक रिवीजन अभी चल रहा है। हाँ अगली कक्षा में अगर जब जाता है बच्चा, जिसे 1 जुलाई से अगर अगली कक्षा का सिलेबस दिया जाए, अगर इस तरह की स्थिति बनी रहे तब समस्याएं आना लाजमी है, तब समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अभी 30 मई तक चल रहा है तो एक तरह से रिवीजन चल रहा है। तो जो बच्चे जुड़े हैं वह पूरा सिलेबस ही अपना रिवीजन कर रहे हैं, पिछली कक्षा का ही पढ़ रहे हैं अभी तक। क्योंकि शुरू में हम लोग जब तक समय सारणी नहीं घोषित हुआ था कुछ आगे पढ़ाने का प्रयास किए बच्चों को, लेकिन उसके हम्म बाद जिले स्तर से समय सारणी घोषित हो गई 6 मई से हम्म कि हम्म 30 मई तक का उसमें सिलेबस डाल दिया गया है कि जो बच्चा 5 पास हुआ है। हम्म। बिल्कुल। तो अभी बात हो रही थी कि हमने शिक्षकों की बात की, हमने बच्चों की मैंने बात की। अ, जी, कनेक्टिविटी इशू आ रहा था तो मैंने सोचा। हेलो। जी हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी तक नेटवर्क हमने, प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ भी होता है। कोई बात नहीं, शिक्षकों की बात की, हमने बच्चों की बात की। अब हम थोड़ा सरकार के लेवल पे बात करते हैं, और मैं बस ब्रीफली, ज्यादा इस पे डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे। अ, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तरह की चीजें हैं जिसपे अभी प्रयास चल ही रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या 4 कदम उठाए गए हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके जैसे सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी सी सहूलियत वाली स्थिति बनी है, या यूं कहे कि कुछ सहयोग वाली स्थिति बनी है, ऐसा अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में, खास करके आप बेसिक शिक्षा में और बच्चों की शिक्षा के हिसाब से, ऐसे कुछ इनिशिएटिव जो आप बता सकेंगे हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके लिए? सरकार ने सर बहुत सारे ऐप लागू किए हैं, जैसे ये दीक्षा ऐप है। तो बच्चों हम्म को पढ़ाने के हर क्लास के अनुसार उसमें हम्म वीडियो दिया गया है। उसको वीडियो को दिखा के बच्चों को हम समझा सकते हैं, क्वेश्चन भी है उसको भी करा सकते हैं। मिशन प्रेरणा चला है। मिशन हम्म प्रेरणा के अंदर लक्ष्य हमको बताया गया है कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक, प्राइमरी का ही है, फर्स्ट टू फिफ्थ तक बच्चे को इतना आना चाहिए। जैसे अगर क्लास हम्म 1 का बच्चा है तो सूची के अनुसार वो 5 शब्द जो है हिंदी के पढ़ सकता है, 5 अक्षर इंग्लिश के पहचान सकता है। सेकंड का बच्चा है तो अभी वो क्या कर रहा है कि वो 20 शब्दों को 1 मिनट में धारावाहिक प्रभाव में पढ़ ले। 3 का बच्चा है तो 30 शब्द है। 4 का बच्चा है तो छोटे अनुच्छेदों से वह प्रश्न 75% प्रश्न कर ले। और 5 का बच्चा है तो बड़े अनुच्छेद से। इस तरह से हम लोग को लक्ष्य बना दिया गया है, तो उससे हमको ये बहुत सहूलियत हो गया है पढ़ाने में कि हमको इस लक्ष्य को लेके चलना है। अब ये दीक्षा निदेशालय से की बात देखिए, कर रहे हो ना? नहीं ये प्रेरणा, मिशन प्रेरणा। प्रेरणा मिशन। हाँ, जी दीक्षा जी। ऐप में तो सर बुक की ही सारी चीजें हैं, हर लेसन से अच्छा। बना हुआ है वो। ये जी मिशन प्रेरणा है, वो दीक्षा ऐप से अलग है। मिशन प्रेरणा के से अभी देखिए योगी जी ने उद्घाटन किया था। 3 पुस्तक आई है, ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षक संग्रह। तो ध्यान आकर्षण जो है वो हमें उस बच्चों पे काम करना है जो बच्चे क्लास में होते हुए भी नहीं रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, सेकंड के बच्चे हैं लेकिन उनको क ख ग भी ठीक से नहीं आ रहा, तो उनको हम कैसे काम बिल्कुल। कराएं, उस ध्यान आकर्षण में है। आधारशिला में हम 1 और 2 के बच्चों पे काम करेंगे क्योंकि वही हमारे बेस है, उनको हम कैसे जी मजबूत बनाएं। और जो जी शिक्षण जी जी। संग्रह है उसमें हमें बात करनी है शिक्षकों की, विद्यालयों की। विद्यालय कैसे सुंदर हो, आकर्षक हो, एकदम कॉन्वेंट की तरह हो ताकि अभिभावक भेजे। देखिए विमल सर का एक बात हमें याद आ गया, जब शुरू में हमने ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अपनी बेटी का ब्याह उसी स्कूल में उसी घर में करना चाहता है तो देखने से बाहर से सुंदर हो भले अंदर क्या हो। बिल्कुल। तो वो बात मुझे टच कर गई, तब मैं किराकतपुर में थी और उसी बात को सोच के मैंने किराकतपुर को सुंदर बनाया। अगर बाहर से दिखेगा तभी अभिभावक आकर्षित, तो कोई टूटे फूटे स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराएगा। लेकिन आज नहीं। जो है देखिए सरकार भी पैसा दे रही है, अब तो आ गया अच्छे खासा पैसा आने लगा, 2 साल सारे स्कूल सुंदर हो गए। लेकिन जब हम लोग सुंदर बनाए तो उसमें पैसा नहीं आता था।
तो सुंदर बनाना स्कूल को, फिर टीचरों को मटेरियल इतना हो पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना तैयार किए जा रहे हैं, पाठ्य योजना के हिसाब से पढ़ाना। हमें पाठ योजना, कोई पाठ पढ़ाना तो पहले से प्रिपेयर होकर जाए, पाठ के दौरान क्या प्रश्न पूछने हैं, पाठ के बाद क्या करने, ये सब आपका शिक्षक संघ। तो शासन भी बहुत मेहनत कर रही है हमारे साथ। अब इसका ट्रेनिंग भी शुरू होने वाला था, लॉकडाउन आ गया इसलिए ट्रेनिंग हो गई, बंद हो गई, नहीं 50 दिन की ट्रेनिंग भी आने वाली थी। तो ये सब हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है, और हम इससे प्रोग्रेस करेंगे, काफी कुछ सुधार आएगा बेसिक में। बिल्कुल। आपके रविंद्र सर, क्या आपको लगता है शासन की दृष्टि से जो चीजें छूट रही हैं मैम के बातों में? मैम तो ज्यादातर बता ही दी, बस वही शुरू में आप तो एक बार चर्चा किए हमारे ऑफिस की, बस वही स्थिति है कि आपको मोटिवेट करना है। हमारे यहाँ हम जब आए तब बहुत खराब स्थिति नहीं थी, लेकिन उसको हम आगे ले जाने का प्रयास किए, लोगों को सामने रखे कि हम नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं। करने वाले पहले ही बताया कि बहुत लोग हैं, लेकिन आज की डेट में आपको दिखाना है कि नहीं, हमारे यहाँ भी सब कुछ है, कोई ऐसी कमी नहीं है जो कि हमारे यहाँ हो। तो अब मोटिवेट हो रहे हैं, गार्जियन मोटिवेट हो रहे हैं। और एक उदाहरण मैं बताऊं कि हमारे यहाँ एक सरकारी अध्यापक हैं, बहुत अच्छे, अभिषेक सर आप जानते होंगे, भरसार विद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल। माने एक सरकारी अध्यापक अपनी बेटी का एडमिशन हमारे यहाँ कराए हैं और वह विधिवत पढ़ रही है। तो अब माने यह एक उदाहरण ही हम लोग पेश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है प्राथमिक विद्यालय में। अगर प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक अपनी बेटी का एडमिशन करा सकता है तो माने अब प्राथमिक विद्यालय कहीं भी किसी से कम नहीं है। बढ़िया। तो बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल है सर। जी सर, कह रहे थे एक चीज और छूट गया, आओ अंग्रेजी सीखो, एक कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी एपिसोड आता है और अभी चल रहा है, वो भी हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। उससे बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं, बुलवाते हैं, इसका कराते हैं। है तो ये जूनियर लेवल का, लेकिन शुरू के 1st to 8th वाले एपिसोड जो है वो प्राइमरी में भी चल जाते हैं, तो उसको दिखाते हैं। वो भी एक अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे बेसिक के लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल। मैम, एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और खास करके हमारे साथ चूंकि बाहर के राज्यों से भी कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि बनारस में इस लॉकडाउन की अवधि में शिक्षक, आप दोनों तो एक बहुत ही अलग से, बहुत ही एक कहते हैं कुछ तो मन स्थिति भी आपकी पहले से तैयार थी, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो इस दौर में भी थोड़ा उन्होंने सीखा, आप लोगों से भी उनको प्रेरणा मिली होगी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इधर उधर से उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिला और कुछ कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ उदाहरण आप जरूर बताएं, और खास करके ऐसे कुछ उदाहरण बनारस के हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बहुत हम लोग भी सीखे इस लॉकडाउन में, बहुत कुछ नहीं आता टेक्निकल रूप से। जी 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 सर, बता रहे हैं सर कि वही मनोज सर है ककरैया के, तो उन्होंने ही हमको फोन किया कि मैम हम चलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ प्राइमरी की एक मैडम है रीना मैडम, उनको आप जोड़ लीजिए जरा, आपकी ऑनलाइन में रहेंगी तो सीखेंगी, फिर हमारा भी चलेगा। तो उन्होंने थी, 1 हफ्ता थी हमारे यहाँ क्लास में, और उन्होंने देखा, उसको समझा, फिर हमने उनसे फोन किया कि मैम समझ में आ गया क्या करें, कि हाँ मैम अच्छे समझ गया, हमारा भी क्लास अच्छे चल रहा है। फिर वो अपना समझ के लेफ्ट हो गई। लेकिन अभी जो प्रदेश से 2-3 टीचरें जुड़ी हुई हैं, वो अभी भी जुड़ी हुई हैं और वो हैं साथ में। तो बनारस में तो सब बहुत अच्छे अच्छे टीचर, सहरा गोपालपुर आप जानते ही होंगे, वो नंबर 1 पे चल ही रहा है। और भी बहुत से, अमृता मैडम है मदरवा में, वो भी बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। तो उन्हीं लोग से प्रेरणा लेके जो और लोग छूटे छाटे हैं सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ा रहा है। आज तो शासन से जारी हुआ है कि हेडमास्टर लिख के दे, कितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं, शिक्षाविद पढ़ा रहे हैं, सब लोग लिख लिख के दे रहे हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तभी तो सर, तो सब लोग जुटे हुए हैं, कोई कम पढ़ा रहा है, कोई ज्यादा पढ़ा रहा है, कोई 1 बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई 2 बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई 15। हमारे यहाँ तो 18-18, 19-19 बच्चे को एक क्लास में लोग ली हैं। तो जिसको जितने बच्चे मिल पाए पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं सब एक दूसरे से प्रेरणा लेके ही पढ़ा रहे हैं। पहले सब यही सोच रहे थे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम लोग को 1 महीना से वही काम करते हुए देखे तो वो भी जोड़े हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। है मुश्किल, लेकिन हाँ कम बच्चों को जोड़े हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, रविंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, वही कर रहे हैं कि बहुत हम कुछ भी सीखे। पहली बार जो है 2 अप्रैल को मैं ऑनलाइन मीटिंग में प्रतिभाग किया था।
अच्छा। 40-45 लोगों के साथ पहली बार ऑनलाइन मीटिंग में 2 अप्रैल को प्रतिभाग किया था। तो यह सब जी जी लॉकडाउन का ही असर है। तो बिल्कुल ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। आपके साथ भी आज जुड़े हैं, यह भी सीख रहे हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा ही मतलब सच कहें मेरे लिए भी लॉकडाउन एक बहुत कुछ सिखाने वाला समय है। अब मैं हम लोग ऑलरेडी लगभग 1 घंटा हो गया, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। मैं बहुत ब्रीफली चाहूंगा कि इस पूरे अवधि में, क्योंकि हमने पूरा जो सीरीज जो स्टार्ट किया है आज से, और मैं काशी की धरती से इसको स्टार्ट करना चाह रहा था, और मतलब ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप दोनों का समय मिला मुझे, कि इस अवधि में, इस लॉकडाउन की अवधि में आपकी क्या सीख हुई, आपने क्या क्या देखा समझा, क्या कर रहे हैं, सबके बारे में बात की। आपने क्या क्या देखा, आने वाले समय को आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके सरकारी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में, सरकारी स्कूलों के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में, कि आने वाले समय को किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा सर। और अब तो हम काफी कुछ सीख लिए हैं। टेक्निकल जानकारी हमारे टीचर्स के पास काफी कुछ हो गई है। पहले हम लोग जो भागते थे मोबाइल से पकड़ने में या मोबाइल से पढ़ाने में और या फिर लैपटॉप यूज करने में, अब हम भी सीख रहे हैं कैसे वीडियो बनाया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब लॉकडाउन हमें सिखा दिया। जो हम नहीं कर सकते थे वो सिखा दिया। तो हम भी अब प्रिपेयर हो चुके हैं मेंटली। अब हम अगर जाएंगे भी तो जो मैडम लोग अपना अपना वीडियो लॉकडाउन के दौरान बनाई हैं, वो भी स्कूल में बच्चों जिनके यहाँ प्रोजेक्टर नहीं, वो अपने मोबाइल पे ही तो दिखाएंगी। तो हम मेंटली काफी प्रिपेयर हो चुके हैं कि आगे की ये लड़ाई होगी तो हम और काफी तैयारी कर लेंगे। बस एक तैयारी हमें पहले से करनी होगी कि बच्चों का मोबाइल नंबर हमें पहले से अपने पास घर पे रखना होगा। ये सबसे बड़ी कमी यही हुई कि मोबाइल सबका स्कूल में छूट गया, एकाएक स्कूल बंद हो गया। ये सब टीचर को जोड़ने में बच्चों को 15-20 दिन लग गया। अभी भी पूरे बच्चे सबके यहाँ नहीं जोड़ पाए हैं। तो ये एक तैयारी है जो टीचर को रखनी होगी कि वो कहीं अपने पास घर में सारे बच्चों को कांटेक्ट नंबर रखे। जी रवीन जी। आगे के हिसाब से क्या देख रहे हैं आप? आवाज आ रही है सर? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। यही प्रॉब्लम सर हम लोग क्या होती है पता है, जब वीडियो कॉलिंग बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक का कट जाता है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होता कि 2 मिनट वेट करें, हम उसको कॉल कर रहे हैं, वो तुरंत फोन मिला देगा। उसका फोन उठाओ तो सारे कट जाते हैं, फिर उसको रोको, फिर मिलाओ। बोलना पड़ता है कि कोई हमको फोन नहीं मिलाएगा, हम ही सबको मिलाएंगे फोन। मतलब 15 मिनट तो खाली काटते जोड़ते लग जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत आती है वीडियो कॉलिंग में। बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा छूट रहा है, वो तुरंत फोन मिला देंगे। अब उनका फोन उठाइए तो बाकी जितने थे सब कट जाते हैं। तो यही है सर के साथ भी, सर के साथ भी। तो आप जरूर आप लिखिए डायरी के रूप में, काफी यूजफुल रहेगा आगे के समय के लिए। सर रविंद्र की आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप शेयर करिए, आगे का भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य तो आगे का बहुत अच्छा है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 साल बाद आप कहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय बहुत अच्छे हो चुके हैं। मैं अभी 6 बजे तक बीएसए सर के साथ मीटिंग में था, और बनारस के 107 विद्यालय ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ में बन रहे हैं। बहुत। तो एक कल्पना करिए कि 1-1 करोड़ में 100 मॉडल विद्यालय हैं, सेवापुरी ब्लॉक में बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गोद लिए गांव हैं। तो 107 विद्यालय 1-1 करोड़ में बन रहे हैं। बजट पास हो चुका है और विद्यालय मैंने पैसा रिलीज हो गया है। तो अब 1 करोड़ का अगर एक करें कि कैसा होगा, तो यह एक माने भविष्य उज्जवल है शिक्षा का, और इसी की तरफ कदम बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, खास करके सरिता मैम बताएंगी। नहीं, समस्याओं के बारे में तो सब अवगत है, इसलिए आज मैंने समस्या बात ही नहीं की ना। कुछ ऐसी बातें की जो शायद एक थोड़ा सा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। और जो हमारे रविंद्र सर ने अभी एक बात शेयर की है कि ऐसे कुछ स्कूलों के कंस्ट्रक्शन पे बहुत काम हो रहा है। मैं हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताऊं कि उत्तर प्रदेश शासन ने मिशन कायाकल्प
ऐसा अभियान एक चला रखा है कि हमारे स्कूल संसाधन से समृद्ध हो। और मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ कि आने वाले समय में जब आऊंगा तो मैं ऐसे स्कूलों को घूम घूम के देखूंगा कि कैसे बिल्कुल सर, स्वागत। उन्होंने उसको किया है। और मुझे जो मैं लगातार डेटा फॉलो कर रहा हूँ कि लगभग 1 लाख स्कूलों को, 1.5 लाख में से 1 लाख स्कूलों को बेहतर बनाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आप दोनों बताइएगा कि जो कंटीजेंसी फंड जो पहले आपके स्कूल को मिलता था, 5,000 या 10,000 के आसपास में मिलता था, वो अमाउंट बढ़ने से आपको सहूलियत हुई या नुकसान हुआ? नहीं, सहूलियत हुई सर, नुकसान क्यों होगा? सहूलियत हुई, जो घर से पैसा लगता था वही स्कूल का ही स्कूल में लगता है। और काफी कुछ काम जो हमारा मन में होता था, रह जाता था, वो भी अब हम कर लेते हैं। तो बहुत सहूलियत हुई। हर क्लास में व्हाइट बोर्ड हो गया है, अब कहीं आप ब्लैक बोर्ड नहीं पाएंगे। तो अब सब मार्कर से हमारे टीचर पढ़ाते हैं, कहीं चॉक डस्टर आपको यूज नहीं मिलेगा। तो ये सब तो फंड की ही वजह से हुआ है ना कि रविंद्र सर, कहीं आपको कोई दिक्कत कंटीजेंसी नहीं। फंड के बढ़ने से फायदा हुआ कुछ? बहुत फायदा हुआ सर। काम तो हम लोग करते थे, अपने घर से लगाना पड़ता था, और अब अपने मर्जी से काम करा सकता है सरकारी पैसे से भी। और अभी ताजा उदाहरण में जो है अपने विद्यालय को ट्रेन का रूप दे दिया था स्वच्छ भारत एक्सप्रेस के नाम से। तो यह उस फंड से ही संभव हुआ, अपने पास से उतना लगाना संभव नहीं था। तो फायदा तो हुआ बहुत। बढ़िया। बताया ना कि शासन हम लोग जो करना चाहते हैं, शासन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों की भावनाओं को समझ रहा है। 1 साल 2 साल हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद जैसे हम लोग लाइब्रेरी का सोचे, शासन लाइब्रेरी का कर दिया। कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के पैसे मिल रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं हाँ सर, 5,000 आते हैं। 5,000 रुपए आते हैं लाइब्रेरी का। 5,000 रुपए पर ईयर गेम के सामान आ रहा है। 5,000 गेम के लिए भी आते हैं सर। दे रही है, प्राथमिक सुविधाएं दे रही है। पहले हम अपने से करने का प्रयास करते थे, और अब वह पैसा शासन से मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों की भी उपलब्धि है, और सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, संसाधन की कमी रहती है। आज हम लोगों के विद्यालय पर भी डेस्क बेंच है, सरिता मैम भी बैठी हैं, इनके यहाँ भी डेस्क बेंच है, हम लोगों के यहाँ भी है। बच्चे फर्नीचर भी बैठ रहे हैं, स्मार्ट क्लास है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, टॉयलेट है, रनिंग वाटर है, सोलर लाइट है। जो भी भौतिक संसाधन हैं सब पूर्ण है प्राइमरी स्कूलों में। कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ विद्यालयों में अभी दिक्कत है, हमको लगता है 1-2 साल में वह भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि समाज की सबकी भूमिका हो गई। आप कैसे स्कूलों का भविष्य वो भी समझ में आ गया। सरकार भी बहुत सारी चीजें कर रही है। सरकार के काम पे तो मैं लगातार 1 घंटे बोल सकता हूँ अभी फिलहाल। और चैलेंजेस तो हम सब जान रहे हैं, चैलेंजेस को सॉल्व करने की दिशा में सब बढ़े। समाज की भूमिका को क्या देख रहे हैं? कैसे आने वाले दौर में एक शिक्षक के नाते आपकी क्या एक कहते हैं ना ड्रीम है कि ये कुछ चीजें हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाए, और उसमें समाज के लोगों की भूमिका क्या देखते हैं? अभिभावकों की भूमिका भी उसमें थोड़ी बहुत आप शामिल कर सकते हैं। समाज को पॉजिटिव, अभिभावकों की भूमिका अगर कहेंगे सर तो रेगुलर स्कूल भेजें। अगर वो एक काम कर दें तो बाकी सब हम लोग कर लेंगे। पढ़ाने लिखाने का काम, कॉपी नहीं रहेगा कॉपी दे देंगे, पेन रहेगा पेन दे देंगे, सब कुछ तो मिलता है उनको। कॉपी पेन ही तो खरीदना रहता है, पेन से सारा कुछ करने। लेकिन बस अगर अभिभावक सुधर जाए, वो बच्चे को रेगुलर भेजे। पता नहीं वो इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। बहुत से अभिभावक एक दिन भेजेंगे, दूसरे दिन अपने ही घर के काम के लिए बच्चे को रोक लेंगे, या फिर नानी के यहाँ चला गया, मामी के यहाँ चला गया, वहां चला गया, बहन के यहाँ चला गया। तो एक हफ्ते के लिए बच्चे जो इनरेगुलर बच्चे हो जाते हैं ना, वही हमारे क्लास में पीछे हो जाते हैं। अगर रेगुलर बच्चा आएगा तो पक्का कुछ न कुछ तो सीख के ही जाएगा। तो प्राइमरी स्कूल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभिभावक जागरूक नहीं है, और समाज को क्या, वही समाज उन्हीं अभिभावकों से ही तो समाज बना है। हमने एसएमसी के मेंबर को रखा है, उनसे कहते हैं, उनसे कहलवाते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता किसी तरह से मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ उनके ऊपर भी कुछ शक्ति होनी चाहिए कि आपको इतने % बच्चों को स्कूल भेजना ही 80%। तो कुछ मतलब यही पे एक हम बात खा जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, हर स्कूल की कमी है। रेगुलरिटी ना होना, अटेंडेंस कम हो जाना, यही दूर हो जाए तो बेसिक कहीं किसी भी बात में कम नहीं है। स्कूल अच्छे हो गए, टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास ऑनलाइन सुविधा है, प्रोजेक्टर है, हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के पढ़ा सकते हैं, हर तरह से पढ़ाने समान। लेकिन बस अटेंडेंस, जिस दिन 80% जाता है उस दिन हम लोग खुश हो जाते। 80% जाता है उस दिन हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, आज 80% बच्चे हैं। बात यही है, बस यही एक कमी है, और कोई कमी नहीं हमारे प्राइमरी स्कूल।
आपका सोसाइटी को लेकर मतलब क्या आप अपेक्षा रखते हैं शिक्षक के नाते? क्या करना सर? समाज से क्या अपेक्षा है एक शिक्षक के नाते? आवाज नहीं आई। समाज से क्या अपेक्षा है शिक्षक के नाते? समाज से नहीं, समाज की भूमिका किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम लोग अगर विद्यालय पर बैठे रहे और समाज से कोई मतलब न रहे तो कोई माने शिक्षा के बारे में सोचना ही संभव नहीं है। खासकर हम लोग तो बहुत जूझते हैं, जैसे सरिता मैम बैठी हैं, ये भी और हम भी, क्योंकि हम लोगों के जूझने का यह मतलब है कि हम लोगों के यहाँ आधे बच्चे जो आते हैं वह किराएदार के आते हैं, जिनके घर के बारे में भी उचित जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है। एडमिशन कराते समय मोबाइल नंबर देंगे, बाद में मोबाइल भी बंद हो जाता है। तो इन बच्चों का पता लगाना डेली उपस्थिति में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी न किसी तरीके से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। और दूसरा, अभिभावक जागरूक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, खासकर जो शहर के नजदीक हैं, वे करते क्या है गार्जियन कि उनको माने आप पेरेंट्स मीटिंग में भी बुलाएंगे, वह एक दिन नहीं आएंगे। वह एक दिन का अपना 300 से 500 रुपए जोड़ते हैं कि एक दिन अगर हम विद्यालय पे जाएंगे तो हमारा 500 रुपए नुकसान होगा। बिल्कुल, बढ़िया। कोई फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क सरिता मैम, कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी में? फाइनल यही कि हमारा बेसिक सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है, और आने वाले भविष्य में बेसिक के टीचर कहीं किसी से किसी भी बात में कम नहीं रहेंगे। हमारे स्कूल भी अच्छे हो रहे हैं, और बस 2-4 साल का इंतजार करिए, फिर सभी लोग अपने हमारे प्राइमरी स्कूल में ही एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का। यही सपना है और इसी सपने को पूरा करना है हम सबको मिलकर। रविंद्र सर, आखिरी कुछ शब्द बोलना चाहेंगे आज के इस बातचीत का अंत करते हुए? हेलो हेलो, रविंद्र सर। नेटवर्क प्रॉब्लम गए। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया और हमारे साथ चर्चा की। मुझे बहुत बहुत भरोसा है कि इस वीडियो को जिसने भी देखा होगा या जो देखेंगे, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी, और बेसिक शिक्षा, खास करके सरकारी शिक्षा के बारे में जो उनकी धारणा है, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम सबकी मंशा भी वही है, और हम सब मिलके कुछ अच्छा बेहतर सोचेंगे तो सरकारी स्कूल हमारे एक मॉडल स्कूल के तौर पे एक विकल्प, जो जिसको विकल्प के तौर पे देखा जाता है, हम कह रहे हैं कि वही एकमात्र ऐसी जगह बनेगी, हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ा जाएगा और उस पे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेगी। मैं एक पोल करवा रहा था इसी सरकारी स्कूल पेज पे कि कितने लोग मानते हैं कि स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा इस लॉकडाउन के बाद। तो कुछ लोगों ने कहा कि नामांकन नहीं बढ़ेगा, कुछ लोगों ने कहा बढ़ेगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इस लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा, और बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, केवल आप लोगों के जैसे शिक्षकों की मेहनत से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया, आपके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वेलकम सर।